यह सच बात है कि बुरे वक्त पर अपने ही काम आते। लोग हमेशा अपने ही लोगों की शिकायतें करते हैं, मगर मैं उनको भगवान की कृपा समझती हूँ। और यह उन दिनों का किस्सा है जब पापा रायपुर में टीचर थे। हमारी एक बुआ विद्यार्थी और गरीब थी, लेकिन आदत की अच्छी थी, हमसे प्यार करती थी। वह भी अपनी उस बहन को अपना बिल्कुल खास समझते थे। पापा की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर वह घर वालों को खुश रखने का फन जानते थे। हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार और नसीहत करते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी उनकी हर बात गौर से सुनती और उन पर कायम रहती थी। मगर मेरी बहन अलग किस्म की इंसान थी। वह पापा पर कई थी, हमेशा कम पैसों की शिकायत करती रहती और पापा पर गुस्सा आता, कहती कि कितना जालिम बाप है जिसने हमेशा सारी हमारी ख्वाहिशों को दबाया और कम पैसों से खुश रहने का कहा। हालांकि हम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है, यह खुद को बरेव देने वाली बात है। मम्मी को बताती कि तान्या ऐसे कहते हैं, उसको समझाए अब आपकी अपनी तनख्वाह एक एक पैसे हम पर खर्च करते हैं। वह उनका कोई ब्लैक मनी धंधा नहीं है, यह तो पैसा मेहनत से कमाते हैं। हम उनसे शिकायत क्यों करें, यह गलत बात है। मम्मी खामोश हो जाती है, कभी कभी कहती है कि तान्या छोटी है, ना समझ है, बड़ी होने पर खुद बाप की मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा न किया करो। इस तरह हम दोनों बहनों में सुलह कर दिया करती। दरअसल झगड़ा अक्सर इन्हीं बातों पर हुआ करता था। सानिया मुझसे गुस्सा खाने लगी थी। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी तो घर में जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी। मम्मी ने एक रोज चाय बनाकर पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज पर मम्मी और दादी कह रही थी कि रीना का रिश्ता तय क्यों कर दिया जाए, मंगनी कर देंगे, रवि आता है तो बात करते हैं। दादी ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि पापा शायद अपनी बहन के मशवरा जरूरी समझते। मेरी बुआ का नाम शबनम था। मेरी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। मेरी मम्मी एक हिंदी कम्युनिटी पर बिलोंग करती और मेरे पापा मुस्लिम को मिनट इसी तरह इन दोनों परिवारों में बहुत मेल मिलाप था। अभी की मैं चाय की ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि मम्मी जान गई कि तुम भी यहाँ तक खड़ी हो, अंदर आकर चाय ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे चलेगी रे उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आ गई। दिल धड़क रहा था, सोच रही थी कि जाने किसके साथ मेरी शादी का मसूबला बना रहे हैं। रात भर उनकी सोच में घूम रही थी। कॉलेज गई तो वहां भी यही सोच कर दिमाग पर हावी रहा था, जाने कौन होगा, किससे पल्ले बांध रहे हैं। यह मुझे कॉलेज से लौटी शायद बुआ आई हुई थी, समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मशवरे पर तीनों बैठकर बातें करेंगे। सोचा कि छुपकर उनकी बातें सुनूं ताकि कुछ पता चल सके कि मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा है। खाने के बाद मम्मी ने हम दोनों को कमरे में जाने को इशारा कर दिया। अब हम दरवाजे की ओर से कुछ भी नहीं सुन सकते थे। काफी बेचैनी रह रही थी। किचन से मम्मी की बर्तन उठाने की आवाज आई तो पानी पीने के बहाने चली गई। फिर मैंने अपनी माँ के तरफ देखा तो मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। इतने में दादी की आवाज आई, वह मुझे पुकार रही थी। धड़कते दिल की तरह गई। मुझे देखकर बुआ खड़ी हुई और गले से लगाकर फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगी। मैं पापा की तरफ देखा, वह बोले, ले लो बेटी। पापा के कहने पर नोट ले लिया। तब ही बुआ ने खुश होकर पापा से कहा कि रवि, रीना तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जो ही अमान की नौकरी लगेगी तो मैं उससे शादी कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्मा कर अपने कमरे में आ बैठी। दिल अभी तक धड़क रहा था। मुट्ठी में बुआ का दिया हुआ 500 का नोट था। तभी तान्या ने सवाल किया कि क्या बुलाया था दादी ने। जान मैंने मुट्ठी खोलकर नोट दिखाया, बनी रह गई। मेरी अमान के साथ बड़ी खुश में हो रही थी। बेवकूफ, ऐसे घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, भूख और प्यास से तरसती रहेगी जिंदगी भर, हर चीज के लिए जानते हो। मम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं है। हम दोनों की शादी अमीर घराने में कराने की ख्वाब देख रही थी। मना कर दो नादान, हरगिज नहीं। मैं पापा को दुख नहीं दे सकती, उनकी खुशी के लिए जान कुर्बान कर सकती। बुआ गरीब है तो क्या हुआ, हमसे इतना प्यार करती है, क्या इतना प्यार किसी घर के हमें मिलेगा। हकीकत ठीक है, बुआ बहुत गरीब थी। जब मैं उनके पति की मौत हुई तो ससुराल वालों ने उनको किनारा कर दिया था। वह फिर से भाई से प्यार करती थी। दिन रात टेलर का दुकान कर रखा था, उसे सिलाई करती रहती थी। अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। अमान बहुत ही नेक और वफादार बेटा था। माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला था। पापा और मैं उसको पसंद करते थे और जब मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं अच्छे नंबरों से पास
होगी और पापा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। पापा ने कहा कि अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो और हर घर की जिम्मेदारी सीखो। लड़की को हर बसाने के लिए घर गृहस्थी के भी काम आने चाहिए। एक रोज़ पापा ने बुआ की दावत की और खाने के लिए बाद राय मशवरा करने के लिए अमन और रीना की मंगनी की दिन करनी थी। आज अमन की भी आया था साथ। वह चोरी चोरी निगाहों से मुझे देख रहा था। पापा ने बताया कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरों से पास किया। बुआ ने मुबारक दी। रीना बताओ उस खुशी में तुम्हें क्या तोहफा दूँ? पापा ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मुझे आगे पढ़ना है। मैंने बिगड़ सोचे समझे बेधड़क मैंने बोल दिया। फिर पापा थोड़ी सख्ता बाद बोले कि वह अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब घर में ही गृहस्थी के कामकाज सीखो। लेकिन पापा ने मेरे कान में धीरे से कहा तुम जरूर पढ़ोगी, मैं देख लूँगा, कौन रोकता है। उस रोज़ मेरी मंगनी का रस्म के दिन ख़त्म हो गया। मांगने वाले दिन ज़्यादा लोगों को दावत नहीं की गई, सिर्फ पापा के पुराने दोस्त और अंकल की दावत दी गई थी। उनके बारे में पापा कहते थे कि वाजिद मेरा दोस्त है जो मेरे सुख दुख का साथी है और हर मुश्किल में मेरे काम आने वाला है। मेरे पापा अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करते हैं। वाजिद का एक प्राइवेट स्कूल था और वह छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने ही पापा साहब को हमें पढ़ाने पर राजी किया था और हमें खुशियों भरे घर में जी रहे हैं। एक रोज़ पापा साहब ड्यूटी पर थे कि अचानक फ़ोन पर खबर दी गई कि पापा ड्यूटी पर, उनसे हादसा हो गया। दो ट्रेन आपस में सलाम का जवाब नहीं दिया गया और आगे बढ़ गई। न जानने से क्या बात हो गई थी कि मेरे में इतने फासले पर हो गई थी। मैंने मम्मी से पूछा कि तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आज मंगनी तोड़ने का ऐलान करने वाली हूँ। अब हमने उनसे क्या करना है जब उसका भाई नहीं रहा इस दुनिया में। उसकी मोहब्बत सिर्फ भाई तक ही थी, अब भाई नहीं है तो वह हमसे क्यों नाता रखेगी। अब किसी भी अमीर घराने में रिश्ता चाहती होगी। अमान की नौकरी हो गई है। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मम्मी को याद करके मैं रोने लगी। आंसू भी कब तक साथ देते। आखिर अपना दिल मजबूत कर लिया। घर का भार मेरे कंधों पर था। अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। पापा के बाद मैंने 5 साल स्कूल में नौकरी की। मेरे घर के हालत सुधर गए। मम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्हीं दिनों स्कूल में साल का फंक्शन हुआ और एक साहब चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में आए और एक कम उम्र बिजनेस भी थे, हैंडसम मास्टर थे। तमाम आदमियों में मेरी मुलाकात करवाई। मम्मी को बताया कि आपकी बेटी रीना के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया है। रिश्ता उन्हें चीफ गेस्ट का है जो कम उम्र बिजनेस थे। उन्होंने अपने पापा से मेरा जिक्र किया। उनके घर वाले नासिक अंकल के मेरे पास थे। शादी के बारे में गए तो बेटियों की तो शादी करनी ही होती है। एक न एक दिन वाजिद अंकल के बेटे से मेरी शादी तय हो गई। वाकई में लोग बहुत अच्छे थे और अमीर भी थे, मगर गरूर नाम का कोई चीज़ नहीं थी उनके अंदर में। वे लोग दौलत के बजाय शरावत पर यकीन रखते थे। दिल में अमान का खो देने के बाद दुख तो था, लेकिन अब जो पता नहीं अच्छा मिल गया है यह बात भला है, क्योंकि मैंने अच्छे साथ सिर्फ मंगनी। ना हम कभी उससे बात करी, ना हम उसे कभी मिली थी। बुआ हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी तो हम भी उनके मोहब्बत करते थे। ससुराल में मेरी सास, एक ननद और एक ही देवर था। शादीशुदा थी। मेरी शादी के बाद अपने पति के साथ जल्दी चली गई। देवर का नाम अरमान था, मेरे ही उम्र का था, मेरी इज्जत करता था। मैं उसे छोटे भाई जैसा जानती थी। वह भी भाभी के रिश्ते का इज्जत करता हुआ हर बात मुझसे शेयर करता था और मुझसे हर काम पूछ कर करता था। जल्द ही मेरी नंद के अपनी माँ को अपने घर बुला लिया। अब घर में मेरे देवर और मैं ही दोनों जने रह गए थे। पति भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। उन्हें तसल्ली थी कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि उनका भाई भी साथ रहता है। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले में जी घबराता तो देवर से कहती, अरमान अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ काम बटाएगी और मेरा जी भी बहल जाएगा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। एक दिन वह बोला, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ बता दो, मुझे आपकी बहन तानिया पसंद, आप उससे साथ मेरी शादी करवा दे। मैंने अपने पति को बताया और हम मम्मी के पास अरमान का रिश्ता तानिया के लिए लेने चले गए। कुछ दिन बाद मैं अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियाँ दोबारा लौट आई। मैं खुश थी कि मेरी बहन आ गई, जानती ना थी कि उसकी सोच किस तरह की हो जाएगी। परेशान
जल्दी ही शुरू हो गया और वजह बनी कि मेरा देवर जो मेरी बहुत इज्जत करता था, हर मामले में मुझे बहुत पूछताछ करता था, अब वह मेरी बहन को बहुत बुरी लगने लगी। वैसे तो हमेशा चुप रहती मगर अंदर ही अंदर मेरे गुस्सा पालती रही। जब वह दोनों घूमने को बाहर जाते, अरमान मुझसे यूं इजाज़त लेता जैसे बेटा माँ से पूछकर कहीं जाता है, और अक्सर मुझे भी कहता, भाभी आप भी हमारे साथ चलो, घर में अकेले क्या करोगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन चढ़ती है, कूटती रहती है, अंदर ही अंदर पति से लड़ती है कि तुम क्यों बाजी से पूछ कर जाते हो और साथ चलने की बारे में उल्टी सीधी बातें की गई है। मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, मैंने उसके पति को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे अंदाजा हुआ कि तान्या किसी भी कीमत पर मुझसे जान छुटाने के दौर पर है। वह अकेले ही उस घर में राज करना चाहती है, उसे किसी और वजूद बर्बाद नहीं था। एक रोज मैं किचन में निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलता देखा, न जाने वह क्या करने गई थी। फिर मैंने सोचा कि अपने पति को फ़ोन करके कहती होगी वह जल्दी घर आ जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने फ़ोन उठाया चाहा तो वह मेरा फ़ोन नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तभी तान्या के कमरे में गई, बोली क्या बात है, क्यों परेशान हो। गर्मी सी महसूस हो रही थी, सर दर्द बहुत दुख रहा था, तबीयत ठीक नहीं है। लो यह गुलाब गोज पी लो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने ग्लूकोज पी ली। उस वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे नशा हो गया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। यह था कि तान्या ने मेरा फ़ोन उठाकर अपने पास रख लिया, जिससे मेरे पति ने मुझसे उस दिन मैसेज किया हुआ था कि मैं रात के 10 बजे तक घर आऊँगा। एक पार्टी को धीरज डिनर कराना है। मुझे अपने नशा की गोली मिलाकर ग्लूकोज पिलाकर सुला दिया और कहा कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक भी हो पड़ी है। अरमान लगता है बाजी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो तुम उनके पास ठहरो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। क्या खबर साहत भाई तक आ जाएं, उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ दिल चल रही है, वह डिनर पर गए हैं। अरबाज मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गए। कब तक घर आए, उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ दिल चल रही थी, वह डिनर पर गए थे। अरमान मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और तान्या अपने कमरे में जाने से पहले गेट पर, उनके कमरे में का गेट पर अरे रूनी लॉक लगा गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कमीनी ने अपने कमरे में भी जाने से पहले कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पहले मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अरमान से समझा कि वैसे ही दरवाज़ा बंद करके गई है। वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता पढ़ता उसी वक्त राहत घर आ गया। यह कोई रात का 10 बजे का वक्त था। वह सीधे अपने कमरे की तरफ आए तो वह बाहर से नहीं खुल सकता था। जब तक हम अंदर से बटन को दबाते, उन्होंने नौकियों को अरमान ने उठाकर दरवाज़ा खोल दिया। साले राहत खड़े थे, अगर आए बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया कि अरमान तो मेरे कमरे में इस तरह वक्त क्या कर रहे हो, कमरे को लॉक क्यों किया हुआ है। मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाईजान, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि तान्या अपना कपड़ा बदलने गई है और हम दोनों अभी भाभी को अस्पताल लेकर जाने वाले थे। हम समझ रहे थे कि शायद आप देर से आएंगे। मैंने फ़ोन पर मैसेज करके अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फ़ोन, मेज पर रख गई थी। उन्होंने फ़ोन उठाया और देखा कि मैंने रात 10 बजे कहा था कि ठीक टाइम पर आ गया हूँ। तान्या कहाँ है, यह कहकर जब वह तान्या के कमरे में देखा तो वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। उसने भी नींद की गोली खा रखी थी। उसको सोचा राहत पर सारा पाड़ा चढ़ गया और छोटे भाई से उलझ पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अस्पताल साथ जाने के लिए तैयार होने गई है, वह तो अपने बिस्तर पर बेखबर होकर सो रही है। क्या मामला है। कुछ नहीं था, बस जलन का बबला था। तान्या चाहती है कि वह राज करे, जबकि अरमान ख्याल था कि राहत बड़ी भाभी है, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी बुजुर्ग है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे हर बात पूछकर रजामंदी होनी चाहिए। पर तान्या इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। तान्या की सोच शुरू से ही घटिया थी। गरीबों से नफरत, अमीरों से आदर्श बनाना और खुद को घमंडी में चूर रखना, इन्हीं तौर तरीकों में खुद को उसने एकदम अपने आप को ढाल लिया था। मैंने अपनी बहन को इसलिए देवरानी बनाया
कर लाई थी कि वह मेरी हमदर्द और हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे। राहत और अरमान भी इत्तेफाक से रहेंगे, हमारे बच्चों में मोहब्बत रहेगी। उसने दूर की बात सोची तो बस इतना सोचा कि मैं माँ बाप उसी को मुझ पर हुक्म चलवा देते, और यहाँ भी ससुराल में उसकी हर बात को पहले माना जाता है। तान्या का रिश्तों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। वह मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसे अपनी बहन समझकर घर में लाई थी। वह हर वक्त पति के काल मेरे खिलाफ बढ़ती रहती। जब कुछ न बन पाया तो यह ड्रामा खेलकर मुझे बीमार जाहिर करके खूब जोश में नींद की दवाई पिलाकर सुला दिया। पति से झूठ बोलकर उसे मेरे कमरे में बिठाया और खुद सो गई। राहत ने हम कभी शक नहीं किया, लेकिन वह झूठ पर जरूर गुस्सा करते थे। उन्होंने झूठ पसंद नहीं था, खुद भी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही झूठ बर्दाश्त करते थे। उस दिन वही समझे कि जबकि उसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है, मेरी बीवी भी सो रही थी। न जाने कमरे में क्यों मेरा भाई बैठा है और वह भी कमरे को लॉक करके उनको अमन कागजात चुराने के चक्कर में था, या न जाने क्या तलाश कर रहा था। सोती हुई भाभी को बीमार कह अस्पताल में ले जाने का झूठ किसी वजह से बोला गया है। राहत गुस्से में किसी को कुछ कहे बगैर ही घर से चले गए। रात उन्होंने अपने ऑफिस में सिगरेट पीते हुए गुजार दी। सुबह घर आए, मुझसे पूछा कि तुम बीमार थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए सो गई थी, नींद आ गई। राहत ने तान्या से पूछा कि क्या तुम और अरमान रात को अस्पताल में जाने वाले थे। वह मासूम बनकर बोली, नहीं तो भाईजान, मैं अपने वस्त सो गई थी। भाभी जी इतनी बीमार तो न थी कि उन्हें अस्पताल में ले जाते, मुझे उस बारे में कोई खबर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम्हें मेरे कमरे से क्या चाहिए था? कहो तो अलमारी के लॉकर की चाबी ला दूं। ऐसी बात हरगिज नहीं है भाईजान, इस बेचारे ने कोई बात ना है। लेकिन बीबी के मुकम्मल खुल गई और वह दरअसल मुझे और अरमान को राहत के नज़रों में गिराना चाहती थी। पति को झूठा साबित कराना चाहती ताकि दोनों भाई में फूट पड़ जाए और वह अकेली हो जाए और अपने पति पर अकेले राज करूं और मेरा अकेला घर हो। वह जेठानी के रहमो करम से नहीं रहना चाहती थी। मेरी छोटी बहन अब मेरे देवर के दिल से बिल्कुल उतर चुकी थी। उसने अपने पति को तलाक देने की सोची। यह कदम उससे गुस्से में उठा लिया था, लेकिन मम्मी को भी इस बात का बहुत दुख हुआ। वह राहत अब सारी रात हकीकत खुल चुकी थी। वह जान चुके थे कि उसकी पत्नी ने किस तरह ड्रामा रचाया था दो भाइयों में फूट डालकर। मगर आज मेरा घर बर्बाद करने के बजाय अपने हाथों से अपना ही घर बर्बाद कर चुकी थी। कुछ अर्से बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी कहीं और कर मेरी नई देवरानी बहुत अच्छी और अच्छे मिजाज की लड़की थी। वह मेरे साथ बहुत ही खुश रहती है और मैं भी उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। आज मेरी बहन बताती है कि किस तरह उसने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, और आज ही मैं सोचती हूँ कि उस बात बहुत रोती है कि जलन की आग में जल कर क्या करवा दिया कि मुझे तलाक हो गई। आज हम सब में हंसी खुशी रहते हैं। उसकी हरकतों की वजह से उसकी दूसरी शादी नहीं हो पा रही है। सब कहते हैं कि जलन की आग में हंसकर जलन खुद बर्बाद कर लिया। इसी तरह की जगह मेरी बहन ने जलन में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरे साथ अब भी वापस आ चुकी है। ननद के घर से मेरी नई देवरानी के 2 बच्चे और मेरे भी एक लड़का हुआ है। अब हमारा परिवार हंसता खेलता और बहुत मिलजुल कर दोनों देवरानी जेठानी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।